बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर बिहेवियर साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर, और वो भी हम सेक्शन ई से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ई के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें कर रहा है। तो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं डेवलपमेंटल सीक्वेंस के अंदर इमर्ज करते हैं, शुरू में लेस मैच्योर होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैच्योर होते रहते हैं। ये इंडिविजुअल की को सेंस ऑफ वेल बीइंग और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करते होती है। एपिसोडिक हो सकती है या फिर हैबिचुअल या परवेसिव हो सकती है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट को भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। उन्होंने पांचवा यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लिखा। पांचवा डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि इनको कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर हम कर सकते हैं, यानी कॉन्शियसली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एंजाइटी को खत्म कर सके। जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि साइको सोशल हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसमें डायनामिज्म है। डायनामिज्म का मतलब है कि डिफरेंट रोल्स होते हैं किसी भी बंदे की सोसाइटी के अंदर। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी काम को या किसी भी रोल को ऑप्टिमम स्टेट में जाके निभाना। फिर इसके बाद पर्सनल कंटेनमेंट होते हैं, यानी जिसको आप हालत कनात बोलते हो, अपनी लाइफ से खुश रहना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को पर्सनल कंटेनमेंट कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें डिफरेंट रोल्स को, ड्यूटी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर आपका पेशेंट एफिकेसी होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड डिस्कम्फर्ट है। होमियोस्टेसिस है। डिफेंस मैकेनिज्म और साइको सोशल रिएक्शंस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती है जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम रियलिटी से कोप कर सके और सेल्फ इमेज को मेंटेन कर सके, हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन कर सके। तो ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से हम लाइफ के चैलेंजेस को इंड्योर कर सकती है और हेल्थ और नॉर्मेलिटी को एक्वायर और मेंटेन वगैरह कर सकते होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ रिलेटिवली सिंपल होते हैं। जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्ट्रेस को आराम से मैनेज कर सके। डिफेंस मैकेनिज्म के बाद रेशनलाइजेशन होती है। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि अपनी गलत तोजी पेश करना, यानी जो पेशेंट होता है अगर वह अपनी मेडिसिन लेना भूल जाए तो वो कहता है कि मेडिसिन मेरे किसी काम की नहीं है या उसको ज़रूरत नहीं है। तो रेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि फॉल्स जस्टिफिकेशन होती है, ठीक है, फॉल्स और प्लॉजिबल एक्सक्यूजेस होते हैं ताकि अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई कर सके। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना किसी और दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो कि प्रेस्टिजियस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा या नॉन मेडिकल पर्सन है अगर हॉस्पिटल में गया है तो अपने आप को आइडेंटिफाई कराना शुरू कर देता है कि वो भी डॉक्टर बन गया है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग को चैनल कर देना टू द न्यूट्रल और वीकर पर्सन। उर्दू ज़बान में हम सिंपल कहते हैं कि अपना गुस्सा किसी और पर उतार देना। प्रोजेक्शन के अंदर अपनी जो थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, मोटिव्स होते हैं, इसको दूसरे से एट्रीब्यूट कर देना, लाइक जो भी कर रहा है अमेरिका कर रहा है। रिग्रेशन के अंदर जो रिवर्जन होती है, इमेच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे रिग्रेशन की वैसे अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, रिप्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियसली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को बाहर फेंक देते हैं, जबकि सप्रेशन के अंदर कॉन्शियसली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। डिनाइल का मतलब है कि पेनफुल या एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी एक्नॉलेज को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपली पेनफुल या एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट को ब्लॉक कर देना, ये नफ़ी कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कैंसर डायग्नोस हुआ है तो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म को डिनाइल होता है। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें लोग होते हैं वो रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे होते या उसको समझ नहीं कर पा रहे होते या ट्रुथ को एडमिट नहीं कर रहे होते। सब्लिमेशन का मतलब है कि अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को एक्ट आउट करना, यानी जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है उनके बिहेवियर को एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। लाइक अगर किसी बंदे का मोबाइल यूज़ करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और वो भी यूट्यूब ऑन करने का दिल कर रहा है तो यूट्यूब बेशक ऑन करे लेकिन उसको एजुकेशन के पर्पस में यूज़ करे। तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर देना थ्रू अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस। रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होती है वो डिसगाइज हो जाती है बाय रिप्रेशन ऑफ रियल फीलिंग है। लाइक अगर कोई बंदा किसी दूसरे से नफरत करता है लेकिन वो उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर जो इमोशंस होते हैं उसको आइडिया और थॉट से सेपरेट कर देती है, क्योंकि जो इमोशनल रिएक्शन है बहुत ज़्यादा पेनफुल है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। लाइक अगर किसी बंदे का कैंसर डायग्नोस हुआ है तो वो इस सिचुएशन से घबराएगा नहीं बल्कि वो कैंसर के बारे में पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है, ओके, जिसमें हम एंजाइटी को इंड्यूस कर देते हैं और हम ठंडे दिमाग से किसी इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं। सप्रेशन के अंदर कॉन्शियसली आती है जबकि जो रिप्रेशन है उसमें अनकॉन्शियस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मिमोनिक होता है रन, यानी आर से रिप्रेशन और यू से अनकॉन्शियस आ जाएगा, ओके। इसके बाद एम इनहिबिशन है, तो साइड्स को कम कर देना टू व्हाट सीम मोर अचीवेबल, ओके। इसके बाद है कि जो मारिया हैज़ एन आर्गूमेंट विद हर बॉस, की आर्गूमेंट थी बॉस के साथ लेकिन वो बिल्कुल जब बॉस से बात कर रही थी तो बिल्कुल काम थी, लेकिन घर पे पहुंचने के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर और बच्चों के ऊपर चलाना शुरू कर देते तो डिस्प्लेसमेंट होती है। अभी एग्जाम्पल वगैरह दे रही है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि तो असलम था, असलम ने कैंसर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, हालांकि उसको कैंसर था। तो ये कौन सा बिहेवियर होगा, ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर होगा, यानी इमोशन को आइडिया और थॉट से सेपरेट कर देना, क्योंकि जो इमोशनल रिएक्शन है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इसके बाद जो स्काई डाइवर होता है अपने फियर को मास्टर कर लेता है वाइल डाइविंग फ्रॉम द हाइट। तो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, तो जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होती है उसको ऑपोजिट फीलिंग से डिस्गाइज कर देना, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट होता है, ओके, वो साइकोलॉजी के अंदर फेल हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि साइकोलॉजी तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इरेशनलाइजेशन होती है, यानी अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को फाल्स जस्टिफिकेशन देना, तो इरेशनलाइजेशन होती है। इसके बाद जो स्टूडेंट होता है अपनी हॉस्टाइल फीलिंग को टीचर की तरफ एट्रीब्यूट कर देता है, तो ये प्रोजेक्शन आ जाती है। आईसीयू सिंड्रोम और आईसीयू साइकोसिस है। तो आईसीयू सिंड्रोम या आईसीयू साइकोसिस ये ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि आईसीयू इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि आईसीयू साइकोसिस के अंदर कौन कौन से सिम्टम आते हैं, तो आपने क्या क्या बताने हैं। तो आईसीयू साइकोसिस के अंदर ये सिम्टम है, ओके। तो वेकफुलनेस काफ़ी बढ़ जाती है, डिसोरिएंटेशन होती है, विजुअल हेलोसिनेशन या डिप्रेशन होती है, सोशल विड्रॉल, एंजाइटी या हेलोसिनेशन या डिलीरियम होती है। ये सेंसरी ओवरलोड की वजह से हो सकती है, या फैमिलियर डेप्रीवेशन की वजह से हो सकती है। लाइक फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, क्लॉक है, सिलेंडर, विंडो, मेटल या मील, इनकी डेप्रीवेशन की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। आईसीयू साइकोसिस है। 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग प्रोसेस, उसका निमोनिक है डापडा, डी से डिनाइल, एंगर, फिर बार्गेनिंग है, फिर डी से डिप्रेशन और फिर ए से एक्सेप्टेंस आती है। स्ट्रेस एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल टेंशन की फीलिंग होती है, हमारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट होती है। इसके बाद होम्स राही स्केल है। होम्स राही स्केल यूजफुल टूल है जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर वो कौन सा इवेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। लाइक डेथ ऑफ स्पाउस है, डाइवोर्स है, मैरिटल सेपरेशन है, जेल ट्रॉमा है, डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव है, मैरिज है, डिसमिसेबल फ्रॉम द वर्क है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इनसे हम पता चला सकते हैं कि हमें कितना स्ट्रेस मिल रहा है गिवन फैक्टर से। जो अडल्ट है उनको तकरीबन 7 से लेकर 8 घंटे की स्लीप चाहिए। जो न्यू बॉर्न होती है उनको 16 से लेकर 18, जबकि बच्चों को प्री स्कूल में 10 से लेकर 12, जो स्कूल गोइंग होती है उनको एटलीस्ट 9 घंटे की स्लीप चाहिए होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके। तो अच्छा, यहाँ पर एक पूरा फ्लो चार्ट बना पड़ा है। डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइक एक कैटेगरी है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन है, फिर इसके बाद डिसऑर्डर और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, पैराफिलिया है, और इसके बाद तीसरी कैटेगरी है जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होती है। इनको यहाँ से तैयार कर लेते हैं, ओके। तो जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं इसमें जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है इसको मजीद 6 में डिवाइड किया हुआ है, 5 में डिवाइड किया हुआ है। सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर है, सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर है, ऑर्गेज्म है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर है। जबकि पैराफिलिया के अंदर या सेक्सुअल परवर्जन के अंदर एक्सहिबिशनिज्म है, फैटिकिज्म है, पीडोफिलिया है, सैडोमोज़ेकिज्म है और फैटिकिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म होती है। जबकि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में जेंडर डिस्फोरिया वगैरह देखने को मिलता होता है। इसके अलावा जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया होता है उसको मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं, ट्रांससेक्सुअल, जेंडर क्वेयर और क्रॉस ड्रेसर, जिसको डुअल ट्रांसवेस्टिज्म कहते हैं, ओके। तो तकरीबन हमारा सेक्शन ई कवर हो गया। अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो ये एमसीक्यू नेगेट आ गया है। तो एमसीक्यू नेगेट में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा नेगेटिव परसेप्शंस होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की तरफ असाइन कर दी जाती है ड्यू टू एंड पार्टिकुलर एट्रीब्यूट है, लाइक इनफर्टिलिटी या फिर जो अबॉर्शन वाला होता है। तो ये सारे स्टिग्मा होती है हमारे माशरे के अंदर। एपिलेप्सी भी होता है। सिक रोल ये सोशल बिहेवियर को इंडिकेट करता है, वो सोशल बिहेवियर जो लोग शो करते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारियों से बच सके, और वो बीमार होने का ड्रामा रचा रही होती है। कल्चरल सेंसिटिविटी होती है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी के अंदर आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंसेस देखने को मिलती है। रिएक्शन ऑफ द फीमेल फैमिली ऑफ द साइकियाट्रिक पेशेंट, तो वो स्टिग्मा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, अबाउट साइकियाट्रिक इलनेस है। इसके बाद सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज प्रोवाइड करती है फॉर द सब पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। इसके बाद रोल्स होते हैं। रोल एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है जो कि लोग बिहेव करते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का रोल है कि पेशेंट को ट्रीट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना उसके डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो पेशेंट का रोल है या सिक रोल वगैरह हो सकता है। तो वो ये हो सकता है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन से, जिम्मेदारी से भाग जाऊँ बीमारी की वजह से। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन सी है, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में लर्निंग है, मेटाकॉग्निशन है, मेमोरी या परसेप्शन है, थिंकिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लास्ट में पर्सनैलिटी टाइप आ जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो पहला क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या फर्क होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस होता है पहले रिफ्लेक्स से पहले देते हैं, ओपेरेंट के अंदर बाद में देते हैं। क्लासिकल को डिस्कवर किया था पावलोव ने, लेकिन ओपेरेंट को डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था BF स्किनर ने। क्लासिकल के अंदर एसोसिएशन होती है स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स की, जबकि ओपेरेंट के अंदर इन्फोर्समेंट होती है, पनिशमेंट होती है। क्लासिकल इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक और पैसिव होता है, जबकि ओपेरेंट वाला वॉलंटरी होता है और एक्टिव लर्निंग होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग की टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसको इनहेरेंट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं होती, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को किस तरह से डिफाइन करोगे? क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर दो स्टिमुलस या आपस में एक दूसरे से पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है कंडीशन और दूसरा अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, यानी दो स्टिमुलस को आपने पेयर्ड कर देना है।
ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर एसोसिएशन होती है रिस्पॉन्स की और कॉन्सिक्वेंट स्टिमुलस की, ठीक हो गया। यहाँ पे आप बिहेवियर को मॉडिफिकेशन कर देते हो बाय द न्यू स्टिमुलस, ठीक हो गया। इसको BF स्किनर ने डिस्कवर किया था। इसके बाद सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है, तो ये वो टेक्निक है जो कि क्लासिकल लर्निंग के ऊपर डिपेंड होती है, जिसके जरिए हम फोबिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। एवर्डियन थ्योरी होती है भी क्लासिकल कंडीशनिंग की एक एप्लीकेशन होती है। एवर्डियन थ्योरी एक बिहेवियर थेरेपी की फॉर्म होती है, जिसमें जो एवर्सिव होता है, जिसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक या डिसगस्ट जो फीलिंग करवाता है, लाइक किसी को अगर कूड़ा दान देके गंदगी या वाला एहसास होता है, एवर्डियन फील होता है, या किसी को इंजेक्शन देके नफरत वगैरह क्रिएट हो जाती है, तो उसको अनडिजायरेबल बिहेवियर से पेयर्ड कर देते हैं ताकि उस बिहेवियर को एलिमिनेट कर सके। ये जो थेरेपी होती है एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गैम्बलिंग है और अल्कोहल डिपेंडेंस है। पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट होते हैं। यहाँ पे आप बिहेवियर को कम कर दोगे। बिहेवियर को कम कैसे कर सकते हैं? या तो प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो हार्मफुल स्टिमुलस है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर क्या होता है कि हम बिहेवियर को कम कर देते हैं बाय प्रेजेंट एंड अनप्लेजेंट स्टिमुलस। तो अनप्लेजेंट स्टिमुलस दे देंगे और अगर बिहेवियर कम हो गया तो पॉजिटिव पनिशमेंट में आता है। नेगेटिव के अंदर जो एपिटाइजिंग स्टिमुलस होता है, प्लेजेंट स्टिमुलस है, उसको रिमूव कर देगा तो बिहेवियर कम हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा। एक्सटिंक्शन के अंदर बिहेवियर एलिमिनेट हो जाएगा बाय स्टॉपिंग रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर है। तो एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है? बिहेवियर खत्म हो जाता है बाय नॉन रीइंफोर्समेंट है। इसके बाद शेपिंग है। शेपिंग एक ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ लर्निंग तो मॉडलिंग होती है। इसके अंदर आप अपने बिहेवियर को डिजायर्ड बिहेवियर के करीब लाते रहते हो यहाँ तक कि फाइनल रिजल्ट अटेन हो जाता है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स शेपिंग वगैरह बोलते हैं। मॉडलिंग होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर आती है, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहती है। ये जब होती है जब ऑब्जर्वर का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है आफ्टर व्यूइंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल, ठीक है। ओके, यानी किसी भी बंदे को वो कॉपी करना शुरू कर देता है। लाइक स्टूडेंट है, वो एक पार्टिकुलर टीचर को कॉपी करना शुरू कर देता है, जैसे बात करना शुरू कर देता है। मेटाकॉग्निशन के अंदर है कि अपनी थिंकिंग के बारे में थिंक करना, ठीक है। नॉलेज अबाउट या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, या थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या नोइंग अबाउट नोइंग होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी में 3 टाइप की मेमोरी है। सेंसरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग भी कह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी के अंदर, लाइक हिप्पोकैम्पस है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एमिग्डाला इमोशनल मेमोरी के लिए आ जाता है। राइनोकॉर्टिकल एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब जस्ट लैटर टू द हिप्पोकैम्पस, राइनोकॉर्टिकल एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब रिकॉग्निशन के लिए आ जाएगा। थैलेमस और मैमिलरी बॉडी है और हाइपोथैलेमस है। फ्रंटल कॉर्टस लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा, जो सेरिबेलम और रिफ्लेक्सिव मेमोरी के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आएगा। अगर न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी, तो ग्लूटामिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाएगी। फॉरगेटफुलनेस का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर ना कर सकना। इसकी आगे 3 रीजन होती है, लाइक रिट्रीवल प्रॉब्लम है, ओके, इंटरफेरेंस है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। जबकि मेमोरी के स्टेजेस के अंदर इनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्रीवल होती है। जो एमनीजिया है, एमनीजिया का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर नहीं कर सक रहे। एंटीरोगेट का मतलब है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को नहीं सीख पा रहे। रेट्रोग्रेट का मतलब है कि पुरानी मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सिंपली बिहेवियर साइंस कहती है कि एंटीरोगेट एमनीजिया के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी और रेट्रोग्रेट के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट होती है। कॉन्फैबुलेशन के अंदर मेमोरी को मिक्स कर देना किसी ऐसे इवेंट के साथ जो कभी एक हुई नहीं है, तो उनको कॉन्फैबुलेशन कर देते हैं ताकि मेमोरी के लॉस को हम कवर कर सके। डिमेंशिया क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की इंपेयरमेंट होती है, ओके, ठीक है। इसके बाद सूडो डिमेंशिया, ये डिप्रेशन के अंदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। परसेप्शन का मतलब है कि आप स्टिमुलस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। परसेप्चुअल एब्नॉर्मैलिटी में लुइयन है, हेलुसिनेशन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर क्लैरिवेंस, टेलीपैथी वगैरह ये सब चीज़ आना शुरू हो जाती है। लुइयन के अंदर स्टिमुलस होगा लेकिन आप उसको मिस परसेप्ट करोगे। हेलुसिनेशन के अंदर स्टिमुलस ही नहीं होगा लेकिन परसेप्शन होगी, लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर में होता है, डिलीरियम में होता है हेलुसिनेशन, ओके। इसके बाद है कि जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है इसको सिक्स सेंस कहते हैं, लाइक क्लैरिफोरेंस इसमें आती है, टेलीपैथी वगैरह आना शुरू हो जाती है। प्रीकॉग्निशन और टेलीकाइनेसिस है, टेलीपैथी वगैरह। क्लैरिवेंस के अंदर अवेयरनेस होती है किसी दूर दराज एरिया की। टेलीपैथी के अंदर जो बंदा एक दूसरे की माइंड को रीड कर लेता है, थॉट को रीड कर लेता है। जो प्रीकॉग्निशन है पहले से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। टेलीकाइनेसिस के अंदर जो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं बाय द माइंड पावर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर जो अपेरेंट प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द माइंड ओवर द बॉडी विद द सीमिंग ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस इन अ मैटर ऑफ टाइम। लाइक जो स्टीवन हॉकिंग था वो ये कहता था कि उसने इतना ज़्यादा स्पेस फिजिक्स पे जाके काम किया था, तो इनका जो माइंड था वो किसी और स्पीड पे जाके काम करता था, तो उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन लिखी हुई है। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, तो उसका मिमोनिक होता है ओपी है, ओके। तो ओरिएंटेशन है, प्रिपरेशन है, फिर इंक्यूबेशन है, फिर इल्यूमिनेशन और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन आती है। लेक्सिथीमिया का मतलब है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकना फीलिंग के साथ, यानी वर्ड्स के साथ। और एलेक्सीथीमिया के बाद जो ह्यूमन नीड्स होती है, ह्यूमन नीड्स को नोट करने के लिए मैस्लो हिरार्किकल पैरामीटर ऑफ नीड है। सबसे ऊपर हिरार्किकल नीड होती है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सबसे नीचे साइकोलॉजिकल होती है, फिर सेफ्टी होती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, फिर सेल्फ एस्टीम और रिकॉग्निशन है, फिर लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। अब इंटेलिजेंस में IQ और EQ है, ओके।
तो जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है पर्सन की मेंटल एबिलिटी को इंडिकेट करता था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यानी आईक्यू का फार्मूला मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले हार्ड ड्रिवन होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, एंशियस होते हैं। ओके, जबकि टाइप ए वाले के अंदर हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो अब है सेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। सेक्शन बी बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स को जल्दी खत्म करते हैं। मेडिकल एथिक्स डॉक्टर की प्रोफेशनल लाइफ की मोरल एस्पेक्ट की स्टडी को कहते हैं। ये मेडिकल फिलोसफी, मोरल फिलोसफी की एक ब्रांच होती है, ठीक है, जिसमें आप मोरल नेचर की ऑब्लिगेशन वगैरह करते हैं। जो मेडिकल एथिक्स होती है उसको मजीद दो ब्रांचेस होती है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स होती है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, इसमें जो एथिकल इशूज और डिलेमास होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जबकि नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर ओके स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव के अंदर और डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर मैं सिंपल सा बताना चाहूँ कि नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या फ़र्क होता है, तो जो डिस्क्रिप्टिव होती है कि क्या था, क्या है, क्या होगा, व्हाट इज रियल, जो रियल होगा वो डिस्क्रिप्टिव है, जो आइडियल होता है वो नॉर्मेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स के 4 पिलर्स होते हैं, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, मैलिफिसेंस एंड जस्टिस होती है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि पेशेंट को डिसाइड करो एंड पेशेंट को अलाउ करो कि अपनी डिसीजन वो खुद ले सकता है। बेनिफिसेंस के अंदर कि सब पेशेंट के साथ इक्वल बिहेवियर करना, यानी गुड सर्कमस्टांसिस, ओके, ठीक है, गुड रखना। इसके बाद नॉन मैलिफिसेंस के अंदर किसी भी पेशेंट को नुकसान न पहुंचाना, ओके। और जस्टिस के अंदर फेयर, इक्विटेबल, इम्पार्शियल बिहेवियर है, ओके। फिर इसके बाद 2 कॉमन एथिकल इश्यूज होते हैं जिनको ज़्यादा ओमिट किया जाता है, लाइक कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी। या कंसेंट एक पेशेंट का एग्रीमेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, प्रोसीजर का, ट्रीटमेंट का या इंटरवेंशन का। जो इन्फॉर्म कंसेंट होती है, इसके अंदर पेशेंट को सब चीज़ें इन्फॉर्म करने के बाद हम परमिशन लेते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं। तो 5 चीज़ों का बल्कि 6 चीज़ों का जवाब देना होता है। इसका निमोनिक है ब्रेन्स, बेनिफिट, रिस्क, अल्टरनेटिव, इंट्यूशन, नथिंग और एक्सक्यूज मी, तो ये ब्रेन्स में आ जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का 4 मोस्ट पार्ट है हिपोक्रेटिक ओथ का, ठीक है। तो इसको किन किन कंडीशन के अंदर ब्रीच करते हैं, जब पेशेंट खुद ऑथराइज कर देता है, या जो डिस्क्लोजर होती है उसको सिर्फ हेल्थ केयर टीम के अंदर शेयर करना है, या जो डिस्क्लोजर होती है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होती है, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है या रिसर्च पर्पस के लिए है, या जो डिस्क्लोजर होती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेस्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच यहाँ पे दिखा दिया, रिसर्च पर्पस के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एक्स्ट्रा वेजेंट और एक्सपेंसिव गिफ्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट आपको हैवी ऑब्लिगेशन की तरफ डाल देते होती है। जो पेशेंट से ये हैवी गिफ्ट को या एक्सपेंसिव गिफ्ट को रिसीव करना तो यह अनएथिकल होता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है पेशेंट और डॉक्टर में, तो उसको लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट करती होती है। तो शेयरिंग ऑफ गिफ्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, जो बोके होते हैं फ्लावर्स के, या फिर हम कह सकते हैं कि चॉकलेट होती है, या फिर जो मिठाई होती है, सिर्फ उतना गिफ्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा गिफ्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बाकी फजूल से पॉइंट आ रही है। अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के 3 मॉडल होते हैं, वर्टिकल मॉडल है, हॉरिजॉन्टल मॉडल और टीचर स्टूडेंट मॉडल है। तो वर्टिकल मॉडल के अंदर होता ये है कि जो डॉक्टर होता है इसमें डोमिनेट होता है। पैटर्नलिस्टिक के अंदर पैटर्नलिस्टिक वैसे एग्जिस्ट करता भी है, 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ यहाँ से। तो वर्टिकल मॉडल, टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल या हॉरिजॉन्टल मॉडल है। वर्टिकल के अंदर डॉक्टर डोमिनेट कर लेता है, पेशेंट का कोई रोल नहीं होता, लाइक मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट है। टीचर स्टूडेंट मॉडल के अंदर जो डॉक्टर है वो डोमिनेट करता है कंट्रोल को, और पेशेंट को गाइड करता है एज अ टीचर, लाइक अगर पेशेंट सर्जरी से रिकवर कर रहा है। और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल के अंदर डॉक्टर और पेशेंट दोनों पार्टिसिपेट कर देना प्रोसेस ऑफ हीलिंग है। तो जो पेशेंट होते हैं वो फुल अवेयर होते हैं और एक्टिव रोल अदा कर रहे होते हैं, लाइक पेशेंट और डायबिटीज़ और रीनल फ्री हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस के अंदर तो पेशेंट अपनी फीलिंग को डॉक्टर की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस के अंदर जो फीलिंग्स होती है वो एक पॉजिटिव होती है, ओके। यानी जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर का समझता है कि उसने किसी चीज़ की याद दिला दी है, लाइक उसकी माँ की या उसके बाप की या उसके कोई भाई वगैरह की। काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर जो थेरेपिस्ट होता है या डॉक्टर अपनी फीलिंग को प्रोजेक्ट कर देता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। रेजिस्टेंस ये वो मैकेनिज्म है जो कि डिनाइल से, सप्रेशन से, रेशनलाइजेशन से और अवॉइडेंस से डेवलप कर दिया जाता होता है। इसके बाद कोई इतने खास पॉइंट्स नहीं है तो उसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला है वो है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टार्ट करते हैं फिर जो डायनेमिक स्टेट होती है बॉडी माइंड स्पिरिट की, तो उसको हेल्थ कहते हैं। यानी जो WHO ने हेल्थ इस तरह से डिफाइन किया था कि वेल बीइंग ऑफ सोशल, मेंटल और
फिजिकल सेटअप, तो उसको हेल्थ कहते हैं। ओके, वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी डायनामिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है तो वो आगे हेल्थ को भी ख़राब कर देगी। बिहेवियर साइंस के अंदर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं यूजिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फिजियोलॉजी लिखा हुआ है। जो फिजियोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन के अंदर आ जाती है, लेकिन न्यूरो साइंस आना चाहिए था यहाँ पर। ओके, जो बिहेवियर साइंस है ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के डिसिप्लिन के अंदर ऐड हो जाती है ताकि होलिस्टिक मेडिसिन को सपोर्ट कर सके। बायो साइको सोशल मॉडल के अंदर 3 चीज़ें होती है, उसको जॉर्ज एंजल ने प्रिस्क्राइब किया था। यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम, ये तीनों मिलकर काम करते होती है। पेशेंट के लास्ट वर्ड को रिपीट करना तो उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। कन्वर्सेशन को ब्रॉडर एरिया से स्पेसिफिक एरिया की तरफ शिफ्ट कर देना तो उसको फनलिंग कहते हैं। ओके, ऐसे फैक्टर जो कि कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो उसमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है, ऑफेंसिव रिमार्क है, सिलेक्टिव लिसनिंग है, लैक ऑफ इंटेंशन होती है। ओके, जो फैक्टर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं तो उसमें मिनिमल प्रॉम्प्ट्स होते हैं, रिलैक्स बाय लिसनिंग है, रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग है और गुड आई कॉन्टैक्ट होता है। जो बेसिक टूल है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान तो वो कम्युनिकेशन होती है। वर्बल टेक्निक ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देती है। वर्बल टेक्निक के 6 कंपोनेंट होते हैं। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, काउंसलिंग, इन्फॉर्मेशनल केयर और साइकोथेरेपी होती है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टेक्निक होती है। जो क्वेश्चन जो पार्टिकुलर आंसर को स्टिमुलेट नहीं करते, एलिसिट नहीं करते, जिनका पार्टिकुलर आंसर नहीं आता और पेशेंट को इंकरेज करते हैं ताकि अपनी डिजीज़ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे तरीके से बता सके, तो उनको ओपन एंडेड कहते हैं। और सिलेक्टिव लिसनिंग टेक्निक होती है, इससे डॉक्टर कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से आगे समझ सकता है। यानी जो सिलेक्टिव लिसनिंग टेक्निक होती है इसमें जो डॉक्टर होता है वो कम्युनिकेशन को जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ ले जाता होता है। लास्ट वर्ड को रिपीट करना, ओके, तो उसको करते हैं पैराफ्रेजिंग। लेकिन इमोशनल जो मेमोरीज वगैरह को या इमोशनल फीलिंग को नोट करना किसी भी सिम्टम के हवाले से तो उसको सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन वगैरह कहते हैं। काउंसलिंग वो टेक्निक है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप काउंसलिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, म्यूचुअल होता है। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के अंदर वाई, शुड, और टू, ओके, हाउ, ये इस तरह से आपने सवाल नहीं करने होते हैं। ओके, तो क्लोज क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि हाउ डू यू फील नोजिया आफ्टर टेकिंग योर मील, तो यस या नो आ सकता है, तो ये होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। काउंसलिंग ये वो टेक्निक है जहाँ पर आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। पेशेंट की प्रॉब्लम की क्लैरिफिकेशन होती है, पेशेंट के जो पर्सनल कोपिंग एबिलिटी को मोबिलाइज कर सकते होते हो। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग द डिजीज, ड्रग और डॉक्टर, तो उसको इन्फॉर्मेशनल केयर कहते हैं। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर डॉक्टर को मिसकंसेप्शन या मिथ को रिमूव करना चाहिए। इन्फॉर्मेशनल केयर के लास्ट में आपने पेशेंट को कहना है कि आप समराइज करो पूरे सेशन को। इन्फॉर्मेशनल केयर के सेशन के अंदर जो डॉक्टर है वो कहेगा कि आप समराइज करो, रीअश्योर करता है पेशेंट को, और आपने कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करना है ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशनल केयर है। ठीक हो गया। जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब है डेंजर या अपॉर्चुनिटी। जो क्राइसिस है, क्राइसिस डिसऑर्गेनाइजेशन, डिफॉर्मिटी, डिसइक्विलिब्रियम या डिस्ट्रेस के पीरियड को कहते हैं। ओके, इसके बाद पर्सनल, ये भी काम के नहीं आ रही है। जो रॉबर्ट्सियन मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन है उसकी 7 स्टेजेस होती है। इसकी 7 स्टेजेस को भी देख लेना, बल्कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रॉबर्ट्सियन 7 स्टेज क्राइसिस मॉडल है। तो सबसे पहले जो नीचे है वो प्लान एंड कंडक्ट क्राइसिस है, ओके, और बायोसाइको सोशल असेसमेंट होती है इंक्लूडिंग लिथैलिटी मयर्स है। फिर एस्टैब्लिश रैपर्ट एंड द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप है। नंबर 3 के अंदर आइडेंटिफाई डायमेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द क्राइसिस पार्ट प्रेसिपिटेंट है। नंबर 4 के अंदर फीलिंग्स को और इमोशन को एक्सप्लोर करना यूजिंग एक्टिव लिसनिंग एंड वैलिडेशन स्किल है। इसके बाद जनरेट करना और एक्सप्लोर करना अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को और कॉपिंग स्किल को। फिर इसके बाद एक्शन को फार्मूलेट करना और फॉलो अप प्लान को देख लेना। तो ये सारे रॉबर्ट्सियन 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो आप इसको तैयार कर लेना ध्यान से, और आई थिंक यहाँ पर सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।